नमस्कार दोस्तों, प्रीलिम डिस्कशन में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम पिछले एक साल के इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल रिलेशंस के करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे और डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपके लिए। द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन के बारे में काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं 19 जून से हम दोबारा से द हिंदू का एडिटोरियल डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। इसके अलावा मेरी 3 चीजें हमारी बाकी थी, IR, सोसाइटी और मैपिंग। IR हम इस वीडियो में कवर करेंगे, बच जाएगा सोसाइटी और मैपिंग। इसकी जो PDF या स्लाइड्स हैं वो ऑलरेडी अपलोड कर दी गई हैं और डिस्कशन भी हम जल्द ही करेंगे। लेकिन एक बात यहां पे ध्यान देने योग्य है, जो मैपिंग हम डिस्कस करेंगे वो हम हमारे फेसबुक पेज पर डिस्कस करेंगे, जो कि है ओनली IAS 02। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। अब आपके जहन में ये क्वेश्चन आया होगा कि फेसबुक पेज पे क्यों, यूट्यूब चैनल पे क्यों नहीं? क्योंकि देखिए, मैपिंग में काफी सारे ऐसे मैप्स का इस्तेमाल होगा। अगर उन मैप्स को हम यूट्यूब चैनल पे यूज करेंगे तो हमारे चैनल के सस्पेंड होने का खतरा बरकरार रहेगा, क्योंकि कॉपीराइट्स का हनन होगा उससे। इसलिए आप या तो इस फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो आपको पता लग जाए। अगर लाइक करने का मन ना हो तो बस देख लीजिएगा कि वीडियो अपलोड कर दी गई है या नहीं कर दी गई है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन से। 21 देशों का यह समूह है इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन। 2015 में भी इस पे क्वेश्चन आया था और कोलंबो डिक्लेरेशन की वजह से अभी ये सुर्खियों में है। अब देखिए, इंडियन ओशन के अंदर में जो देश आते हैं वो है इस एसोसिएशन में। अब 21 के 21 का नाम याद रखना तो मुमकिन है नहीं। 2 स्टेट्स इसमें, 2 देश इसमें मुख्यतः नहीं है, एक पाकिस्तान और दूसरा मालदीव। तो आप मैप को इमेजिन करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि कौन कौन से देश इंडियन ओशन के अंदर में आते हैं। तो आपको पता लग जाएगा कि इस एसोसिएशन में कौन कौन से देश हैं, पाकिस्तान और मालदीव को छोड़ के। देखिए, इस एसोसिएशन का जो हेडक्वार्टर है वो है मॉरिशस के अंदर में। इसको स्टैब्लिश किया गया था 1997 के अंदर में। अब यूपीएससी डायरेक्ट तो नहीं पूछती कि कौन से सन में इसे स्टैब्लिश किया गया था, लेकिन इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेती है। जैसे 2015 में पूछा था कि क्या ये IORA है, वाज स्टैब्लिश्ड रिसेंटली? नहीं, रिसेंटली तो नहीं था, क्योंकि देखिए 2015 में क्वेश्चन पूछा था, 1997 में स्टैब्लिश किया गया था, तो ऑलमोस्ट 18 साल हो गए थे। तो इस प्रकार से इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेती है यूपीएससी। तो क्या है ये कोलंबो डिक्लेरेशन? देखिए, इंडियन ओशन के 18 जो देश हैं वो कोलंबो के अंदर में मिले थे और कोलंबो डिक्लेरेशन इन्होंने साइन की थी। वहां पे कोई खास तो नहीं है। कोलंबो डिक्लेरेशन की अंदर में ये सब कुछ चीजें कि आपस में ये सारे देश कोऑपरेट करेंगे, सिक्योरिटी को लेके, मैरीटाइम लॉ को लेके इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे, ताकि पायरेसी से हैंडल किया जा सके, उससे टैकल किया जा सके, लड़ा जा सके। और म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस भी, एक दूसरे को म्यूचुअली लीगली असिस्ट करेंगे ये सारे देश। तो कोलंबो डिक्लेरेशन क्वेश्चन इस प्रकार से आ सकता है कि कौन सी एसोसिएशन से रिलेटेड है। तो याद रखना है, कोलंबो डिक्लेरेशन IORA से रिलेटेड है। आगे है IMF रिफॉर्म्स। IMF के अंदर में काफी सारे रिफॉर्म्स हुए हैं। अब देखिए, जो डेवलपिंग या फिर इमर्जिंग कंट्रीज हैं, इनके कोटा को इंक्रीज कर दिया गया है। अब जैसे उदाहरण के तौर पे देखिए, पहले इंडिया का कोटा था वो 2.3% था, अब इसे बढ़ा के 2.6% कर दिया गया है, 2.6% कर दिया गया है। चाइना का कोटा पहले 3.8% था, अब चाइना के कोटे को बढ़ा के 6% कर दिया गया है। एक अनुमान के अनुसार 6% जो कोटा है वो शिफ्ट हो जाएगा डेवलप्ड टू डेवलपिंग कंट्रीज। अब देखिए, इंडिया और ब्राजील इससे टॉप 10 IMF के जो कोटा कंट्रीब्यूटर्स हैं उसमें आ जाएंगे। और 2 इंपॉर्टेंट चेंजेस हुए IMF के अंदर में। एक तो देखिए, जो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है IMF की उसको डबल कर दिया गया है। अब ये 477 बिलियन स्पेशल ड्राइंग राइट्स के आसपास है। और जो देखिए, पहले काफी सारे डायरेक्टर्स जो होते थे वो एक प्रकार से अपॉइंट होते थे। डेवलप्ड कंट्रीज यानी जिनका कोटा ज्यादा था वो अपॉइंट कर देते थे, इलेक्ट नहीं होते थे। लेकिन अब इस नए बदलाव के अनुसार IMF के सारे जो डायरेक्टर्स हैं इलेक्टेड होंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि सारे के सारे जो IMF के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं उनको इलेक्ट किया जाएगा, प्रॉपर चुनाव होगा। ऐसे नहीं कि छूट मिल जाएगी, कुछ इंपॉर्टेंट जो ज्यादा, जिनका कोटा ज्यादा है डेवलप्ड कंट्रीज का, वो अपनी तरफ से अपॉइंट कर देंगे और इलेक्शन नहीं होगा। नहीं, ये प्रथा है वो समाप्त कर दी गई है। सारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स का अब चुनाव होगा, कोई भी अपॉइंट नहीं होगा। आगे चलते हैं। आगे देखिए, सेपी क्या है? ये देखिए है कोalition फॉर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोवेशंस। देखिए, एक तरह का ये ग्लोबल अलायंस है। काफी सारी गवर्नमेंट्स है इसके अंदर में, इंटर गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशंस भी हैं, WHO भी है, हेल्थ स्पेशलिस्ट भी है और काफी तरह की फिलैंथ्रोपिस्ट भी हैं। किस लिए है ये जो सेपी है? देखिए, ये क्या करेगा, जो महामारी से रिलेटेड, महामारी से बचाने के लिए, उसके प्रिवेंशन से बचाने के लिए दवाइयां विकसित करेगा। और कई तरह के ऐसे इन्फेक्शियस रोग जिससे महामारियां फैलती हैं उनसे निपटने के लिए दवाइयां विकसित करेगा, आपस में विभिन्न कंट्रीज के बीच में कोऑर्डिनेट करेगा। इसका निर्माण किया गया था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मंच पर, जो कि डेवोस में है।
और मेनली देखिए 460 मिलियंस का कंट्रीब्यूशन किया गया है 3 कंट्रीज के द्वारा, जर्मनी, जापान, नॉर्वे। ये तो नहीं पूछेगी यूपीएससी, लेकिन देखिए इस चीज के बारे में जरूर पूछ सकती है कि सेपी है क्या। कोलिशन फॉर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोवेशंस, तो महामारी से निपटने के लिए दवाइयों का निर्माण करेगी और आप विभिन्न देशों के बीच में कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश करेगी, ये सेपी। आगे है सीका, ये है कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरेक्शन एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स। ये देखिए एशिया के अंदर में इसे इस्टेब्लिश किया गया है। ये इंटर गवर्नमेंटल फोरम है। ये एशिया के अंदर में पीस लाने के लिए, सिक्योरिटी इस्टेब्लिश करने के लिए, इस्टेब्लिश करने के लिए ये एक फोरम है जिसकी फुल फॉर्म है कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरेक्शन एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स। देखिए 26 देश आते हैं इसके अंदर में और इंडिया भी मेंबर है इसका। मेनली कजाकिस्तान के राष्ट्रपति ने प्रपोजल दिया था कि इस प्रकार की ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण किया जाए जो कि एशिया के अंदर में पीस को लेकर, सिक्योरिटी को लेकर, स्टेबिलिटी को लेकर काम करें। अब इसकी 5th मीटिंग हुई थी, इसके विदेश मंत्रियों की 5th मीटिंग हुई थी चाइना के अंदर में, बीजिंग में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जिसे पूछा जा सकता है। आगे क्या है, आगे देखिए बिम्स्टेक। बिम्स्टेक इसलिए सुर्खियों में है क्योंकि देखिए बिम्स्टेक की जो मीटिंग हुई थी 2016 अक्टूबर में, ये गोवा में हुई थी, हमारे इंडिया के अंदर में हुई थी, तो इसलिए इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बिम्स्टेक की फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है ये, 7 देश हैं इसके अंदर में। ये देखिए बांग्लादेश है, भूटान है, इंडिया है, नेपाल है, म्यांमार है, थाईलैंड है, श्रीलंका है। और बैंकॉक डेक्लेरेशन के तहत इसे बनाया गया था। तो कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि बिम्स्टेक कौन सी डेक्लेरेशन के तहत बनाया गया था, तो याद रखिएगा बैंकॉक डेक्लेरेशन के तहत बिम्स्टेक का निर्माण किया गया था। और इसके अलावा देखिए जो 2016 में जो मीटिंग हुई वो तो गोवा के अंदर में हुई थी, और अगली मीटिंग है वो नेपाल में होगी, वो 4th बिम्स्टेक की मीटिंग होगी। आगे है संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट। अब देखिए ये जो आर्टिकल जब लिया था तब तक तो पिछले समिट के बारे में डिस्कस किया गया था, लेकिन अब तो 8 जून यानी 2-3 दिन पहले जो समिट हुआ था कजाकिस्तान के अंदर में, अस्ताना में, वहां पे अगला समिट भी हो गया है। तो इसके अब 8 मेंबर्स हो गए हैं। इस समिट में इंडिया और पाकिस्तान को भी इंक्लूड कर लिया गया है एससीओ के अंदर में। तो 8 मेंबर्स हो गए, कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान। सेंट्रल एशिया के ऑलमोस्ट सारे कंट्रीज हैं तुर्कमेनिस्तान को छोड़ के। एक बात याद रखिएगा, जो तुर्कमेनिस्तान है, यहां पे देखिए जो तुर्कमेनिस्तान है ये थोड़ा न्यूट्रल सा कंट्री है, ये ऑर्गेनाइजेशंस में कम ही शामिल होता है, क्योंकि पहले ऐसे कहा गया था कि जो एससीओ है वो यूएस को काउंटर करने के लिए है। तो अब इससे अनुमान लगा सकते हैं थोड़ा, अब आप कह सकते हैं इंटेलिजेंट गैस कह सकते हैं, क्योंकि तुर्कमेनिस्तान है ये तो स्विट्जरलैंड की तरह कंट्री है, ये आमतौर पे किसी को काउंटर करने के लिए कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है तो उसमें शामिल नहीं होता, समझ गए। तो थोड़ा इंटेलिजेंट गैस है, इस तरह के लॉजिक से हम क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। तो मेनली 8 कंट्रीज हैं एससीओ के अंदर में, और जो फिलहाल का समिट हुआ था वो कजाकिस्तान अस्ताना के अंदर में हुआ था, और उससे पिछला जो समिट हुआ था वो ताशकंद के अंदर में उज्बेकिस्तान में हुआ था। तो बस थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो है नहीं एससीओ। और आगे चलते हैं, आगे देखिए ASEM, ये है एशिया यूरोप मीटिंग। एशिया यूरोप मीटिंग ASEM एक प्रकार से इनफॉर्मल इंटर रीजनल डायलॉग है। ये एक प्रकार से एशिया और यूरोप के बीच में विभिन्न मुद्दों को लेकर बातचीत हो, जैसे पॉलिटिकल, सिक्योरिटी, फाइनेंशियल, इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल इश्यूज को लेकर एक मंच स्टैब्लिश किया जाए और यूरोप और एशिया के बीच में बातचीत हो। अब देखिए इसका जो निर्माण किया गया था वो 1 मार्च 1996 को किया गया था, बैंकॉक थाईलैंड के अंदर में इसका निर्माण किया गया था। थाईलैंड डेक्लेरेशन आपको याद होगी, थाईलैंड डेक्लेरेशन के तहत में बिम्स्टेक का निर्माण किया गया था, और ASEM का निर्माण भी बैंकॉक थाईलैंड से किया गया था। फर्स्ट समिट इसका वहीं हुआ था। अब देखिए ये एक प्रकार से जो मंच है वो रिलेशनशिप इनहेंस करता है यूरोप और एशिया के बीच में। एक प्रकार से 53 पार्टनर्स हैं ASEM के, और 11वीं जो मीटिंग हुई थी इसकी ASEM की वो मंगोलिया के अंदर में हुई थी। यहां पे देखिए मंगोलिया के अंदर में हुई थी, और हमारी तरफ से उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने पार्टिसिपेट किया था इस ASEM की मीटिंग में। इंडिया मेंबर है ASEM का, याद रखिएगा। आगे है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन। देखिए जो ये ऑर्गेनाइजेशन है इसका निर्माण किया गया था 1951 में। ये एक प्रकार से सबसे लीडिंग इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि माइग्रेशन को लेकर काम करती है, विभिन्न देशों से कंसल्ट करती है, गाइडलाइंस जारी करती है, दूसरे देशों को एक्सोर्ट करती है, इन्वोक करती है कि आप जो माइग्रेंट्स हैं उनको एक प्रकार से एब्जॉर्ब कीजिए। जो इसका हेडक्वार्टर है वो स्विट्जरलैंड जेनेवा के अंदर में है, और इंडिया मेंबर है इसका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन का। अब ये इसलिए सुर्खियों में है क्योंकि यूएन जनरल असेंबली में सर्वसहमति से एक रेजोल्यूशन पास किया गया कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन को एक यूएन का पार्ट बनाया जाए। अभी तक ये यूएन का पार्ट नहीं है, तो इस रेजोल्यूशन जो पास किया गया यूएन जनरल असेंबली में वो ये था कि
जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन को यूएन का एक पार्ट बनाया जाए, एक ऑर्गन बनाया जाए। तो इस प्रकार से यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकती है वेदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन इज पार्ट ऑफ यूएन और नॉट। तो फिलहाल तो पार्ट नहीं है, एक रेजुलेशन पास किया गया है। अब देखिए थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन है। अब एशियन के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल्स तो याद रखने की आवश्यकता नहीं है, वैसे इसे 1967 के आसपास बनाया गया था और 10 कंट्रीज़ हैं जो इसके मेंबर्स हैं। ये देखिए जो इसके मेंबर्स हैं, वियतनाम और ब्रुनई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। बस आप एक बात याद रखिएगा, इंडिया इसका मेंबर नहीं है, क्योंकि देखिए अभी टाइम नहीं है, एग्जाम में सिर्फ एक हफ्ता बचा है और कई बार कुछ लोगों ने कहा कि हम डिटेल से कवर नहीं कर रहे हैं। तो देखिए डिटेल से कवर करने का बिल्कुल समय नहीं है, एक हफ्ते के बचा है, आप क्या डिटेल से कवर कर लोगे? क्योंकि देखिए इन्फॉर्मेशन की कोई कमी नहीं है, इन्फॉर्मेशन तो आपको कहीं भी मिल जाएगी। मेन चीज़ ये है कि कितना इंपॉर्टेंट है, वो मेन चीज़ है। इसलिए हम वो सब चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जो बेकार की इंफॉर्मेशन है वो नहीं डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जा सकता है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, जो कि आपको पता ही होगा, इंडिया इसका पार्ट नहीं है, एशियन का पार्ट नहीं है, और इंडिया पार्ट है ईस्ट एशिया समिट का। ईस्ट एशिया समिट का पार्ट है इंडिया, और आगे देखेंगे हम ईस्ट एशिया समिट। और इंडिया एपेक का पार्ट नहीं है, एक एपेक ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पे एशिया पैसिफिक, और इंडिया उसका भी पार्ट नहीं है। एक है RCEP, अभी नेगोशिएशंस चल रही है और इंडिया उसमें नेगोशिएशंस में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो कई बार यही पूछ लेते हैं, 2015 में यही पूछा था कि इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं इंडिया जिसका मेंबर है। अब देखिए जो ये मीटिंग हुई थी एशियन की, 14वीं मीटिंग हुई थी, तो इंडिया एशियन समिट हुआ था यहाँ पे, और हमारे प्रधानमंत्री ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। और 11वीं ईस्ट एशिया का समिट हुआ था, उसमें भी हमारे प्रधानमंत्री ने पार्टिसिपेट किया था। ये दोनों समिट हुए थे वो लाओस में हुए थे। लाओस देखिए कहाँ है, यहाँ पे है लाओस, ये है साउथ ईस्ट एशिया और लाओस यहाँ पे है, लैंडलॉक्ड कंट्री है ये देखिए। अब ये देखिए ईस्ट एशिया समिट, ईस्ट एशिया समिट में कौन कौन से देश आते हैं? देखिए जो एशियन के 10 कंट्रीज हैं वो तो हैं ही हैं, इसके अलावा जो बचे हुए 8 कंट्रीज हैं और भी हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इंडिया, जापान, न्यूजीलैंड, कोरिया, साउथ कोरिया, और आगे है रशिया और US। 8 कंट्रीज प्लस में 10 कंट्रीज, तो 18 कंट्रीज हैं ईस्ट एशिया समिट के अंदर में। अब आगे है एक जयपुर डिक्लेरेशन। क्या है ये जयपुर डिक्लेरेशन? देखिए ब्रिक्स जो नेशंस हैं, 5 देश हैं ब्रिक्स में, आपको पता होगा, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। तो ब्रिक्स जो ऑर्गेनाइजेशन है, उन 5 कंट्रीज के जो वुमन सांसद हैं, वुमन पार्लियामेंट्रियंस हैं, वो इकट्ठे हुए थे जयपुर के अंदर में और उन्होंने जयपुर डिक्लेरेशन साइन की। इसमें एक प्रकार से कमिटमेंट व्यक्त की गई इकोनॉमिक ग्रोथ के प्रति, सोशल इंक्लूजन के प्रति और इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन से रिलेटेड। अब देखिए क्वेश्चन इस प्रकार से आ सकता है कि जयपुर डिक्लेरेशन है क्या, रिसेंट में साइन की गई थी, कौन से ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है, तो ये सब चीज़ें हमें याद रखनी है। जयपुर डिक्लेरेशन मेनली वुमन सांसदों की है, महिला सांसदों की है, और कौन सी ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करती हैं ये महिला सांसद? ब्रिक्स देशों से बिलोंग करती हैं ये महिला सांसद। तो 2-3 चीज़ें हमें याद रखनी है। अब इंडिया में ही देखिए जो ब्रिक्स कंट्रीज हैं उनकी फर्स्ट यंग साइंटिस्ट को होस्ट किया था। अब डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने 5 दिनों का ये इवेंट था, यंग साइंटिस्ट 5 यानी ब्रिक्स कंट्रीज से ये साइंटिस्ट आए थे, यंग साइंटिस्ट आए थे और उनको होस्ट किया था इंडिया ने। हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो डिपार्टमेंट है उन्होंने होस्ट किया था और काफ़ी सारे मुद्दों को लेकर चर्चा हुई थी और काफ़ी सारी चीज़ों को लेकर एक्सप्लोर किया गया था। तो ये हमें याद रखना है। आगे देखिए यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ। अब देखिए ये जो ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ, इस ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली अपने 50 साल पूरे किए और 1966 में इस ऑर्गेनाइजेशन को इस्टेब्लिश किया गया था और ये यूनाइटेड नेशंस का एक पार्ट है। ये याद रखिएगा क्या करती है ये ऑर्गेनाइजेशन। ये जो ऑर्गेनाइजेशन करती है, देखिए जो विभिन्न जो इंटरनेशनल बिजनेस से रिलेटेड जो भी कानून है उनको मॉडर्नाइज करने का काम करती है, उनको हार्मोनाइज करने का काम करती है। यानी विभिन्न देशों के बीच में जो बिजनेस होता है और किन कानूनों को लेकर वो बिजनेस होता है उनको हार्मोनाइज करती है, उनको मॉडर्नाइज करती है। क्या कोई बहुत ज़्यादा कानून पुराना तो नहीं हो गया, समय के अनुसार उसमें चेंज की आवश्यकता है, वो सब चीज़ें करती है ये ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ। आगे देखिए काफला लेबर सिस्टम। क्या है ये काफला लेबर सिस्टम? देखिए जो मिडिल ईस्ट है, मिडिल ईस्ट के देश जैसे कि लेबनान, बहरीन, इराक, जॉर्डन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया, UAE, इन देशों के अंदर में काफ़ी सारे भारतीय नागरिक काम करने के लिए जाते हैं। तो कई देशों में आज भी ये काफला सिस्टम है, जो कि अभी तो फिलहाल कतर में इसे बैन कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है।
काफ़ी कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि देखिए जो लेबर्स हैं जो वहाँ पे, यानी जैसे भारत में एग्जांपल के तौर पे भारत में काफ़ी सारी लेबर जाती है मिडिल ईस्ट में काम करने के लिए। देखिए वो तब जा सकती है जब प्रॉपर स्पॉन्सर उनके पास में होगा। स्पॉन्सर मतलब एग्जांपल के तौर पे देखिए कोई एम्प्लॉयर, यानी देखिए यूएई का कोई बिजनेसमैन है, यूएई का कोई बिजनेसमैन है जिसका नाम है ए। अब देखिए भारत से कोई लेबर यूएई में काम करने जाएगी तो उनके पास में एक स्पॉन्सर होना जरूरी है। वो स्पॉन्सर होगा ए, यानी एम्प्लॉयर जो काम देगा हमारे लेबर को। अब देखिए स्पॉन्सर के अनुमति के बिना जो लेबर है वो जॉब स्विच नहीं कर सकती। तो काफी बार एक प्रकार से देखिए जो ह्यूमन राइट्स का वायलेशंस देखने को मिलता था, यानी जो स्पॉन्सर यानी जो एम्प्लॉयर होते थे उनकी अनुमति के बिना जॉब चेंज नहीं कर सकते थे लेबर। तो जो ये पासपोर्ट है वो स्पॉन्सर है वो अपने पास रख लेते थे, काफी एक प्रकार से शोषण करते थे। आप इसे स्लेवरी के तौर पर देख सकते हैं, इसीलिए काफी कंट्रोवर्शियल था और कतर में अब इसे बैन कर दिया गया है। तो काफला सिस्टम पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे देखिए अर्बन प्लस अप्रोच। अर्बन प्लस अप्रोच देखिए न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन भी आप इसे कह सकते हैं। वैसे तो न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन काफ़ी सारी है, तो न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन तो साफ साफ नहीं पूछेंगे, लेकिन अर्बन प्लस अप्रोच पूछ सकते हैं। देखिए 6 एडिशन की मीटिंग हुई थी, एशिया पैसिफिक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुई थी हाउसिंग और अर्बन डेवलपमेंट में, यह न्यू दिल्ली में हुई थी। इसमें देखिए इस बात पर चर्चा की गई थी कि जो अर्बनाइजेशन हो रहा है यानी अर्बन एक्सपेंशन हो रहा है वो कैसे सस्टेनेबल हो और कैसे मैनेजेबल हो, उसी के लिए ये एक अप्रोच डिस्कस की गई थी, अर्बन प्लस अप्रोच, ताकि जो अर्बनाइजेशन हो रहा है वो सस्टेनेबल भी हो, मैनेजेबल भी हो। तो याद रखिएगा एशिया पैसिफिक की जो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुई थी वहां पर ये इस अप्रोच को अपनाया गया था, अर्बन प्लस अप्रोच। आगे देखिए प्रवासी भारतीय दिवस। प्रवासी भारतीय दिवस देखिए एक एनुअल ग्लोबल कन्वेंशन होती है हमारे इंडिया के अंदर में, और जिसमें इंडियन डायस्पोरा पार्टिसिपेट करता है। 14वां एडिशन आयोजित हुआ बेंगलुरु के अंदर में, जगह का नाम याद रखिएगा बेंगलुरु। थीम थी रीडिफाइंड एंगेजमेंट विद इंडियन डायस्पोरा। अब देखिए गांधी जी 1915 में वापस आए थे साउथ अफ्रीका से, 9 जनवरी को वापस आए थे। तो उसी दिन से नहीं बनाया तो 2003 से जाता है, यानी उसी दिन को यह सेलिब्रेट किया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस। 2003 से इसे सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया गया था। इंडियन डायस्पोरा इसमें पार्टिसिपेट करता है, इन्वेस्टमेंट को लेकर काफी वादे करता है। तो प्रवासी भारतीय दिवस याद रखिएगा 14वां एडिशन आयोजित हुआ था बेंगलुरु के अंदर में। थीम थी रीडिफाइंड एंगेजमेंट विद इंडियन डायस्पोरा। आगे देखिए एक एक्सरसाइज है कोबरा गोल्ड। कोबरा गोल्ड एक ये मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है, इसका उद्देश्य है ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस और डिजास्टर रिलीफ। 35 देशों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, वैसे तो देखिए काफी सारे एक्सरसाइज हैं, हमने पहले भी उनको डिस्कस किया है, लेकिन ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये एक ऐसी एक्सरसाइज है जो इस बार थाईलैंड द्वारा होस्ट की गई थी, लेकिन इसमें इंडिया ने पार्टिसिपेट किया था और इंडिया के साथ साथ चाइना और पाकिस्तान ने भी पार्टिसिपेट किया था। यानी एकमात्र एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसमें इंडिया, चाइना और पाकिस्तान तीनों देशों ने पार्टिसिपेट किया एक साथ, समझ गए। और जो भी एक्सरसाइज होती है उसमें इंडिया, चाइना और पाकिस्तान एक साथ किसी भी एक्सरसाइज में नहीं है। तो ये किस लिए थी? ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस और डिजास्टर रिलीफ के लिए थी। आगे देखिए ये है कैप्टन राधिका मोहन, इनको अपनी बहादुरी के लिए पुरस्कार मिला है। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ने ये पुरस्कार दिया है। यह इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन जो है ये स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूएन की, लंदन में जिसका हेडक्वार्टर है। ये शिपिंग को रेगुलेट करती है, ये ऑर्गेनाइजेशन है, और इस ऑर्गेनाइजेशन ने कैप्टन राधिका मोहन को उनकी बहादुरी के लिए पुरस्कार दिया है। आगे है ग्लोबल पीस इंडेक्स। ये एक प्रकार से ये इंडेक्स बताता है कि कौन से देश में कितनी शांति है। तो इसके अनुसार तो देखिए हमारे देश के अंदर में काफ़ी वायलेंस है, हमारा देश शांत नहीं है, और इंडिया की जो रैंक है वो 141वीं है। और काफ़ी सारा वायलेंस हुआ हमारे देश के अंदर में, और इससे हमारी काफ़ी इकोनॉमी भी प्रभावित हुई। एक अनुमान के अनुसार 9% हमारी जीडीपी प्रभावित हुई इसकी वजह से, और जो 679 ऑलमोस्ट बिलियन डॉलर्स का लॉस हुआ। तो ग्लोबल पीस इंडेक्स समझ गए, ये जारी किया जाता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा, आईईपी के द्वारा ये जारी किया जाता है। आगे है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में हमको 122वां स्थान मिला, और पहले ये हमको हमारा जो स्थान था वो 118वां था, और यानी हम नीचे खिसक गए। पहले हम ज़्यादा खुश थे, हम अब कम खुश हो गए। अब तो देखिए ये पैरामीटर्स हैं काफ़ी सारे, ये काफ़ी विवादित रहता है कि कौन से पैरामीटर्स का यूज़ होता है, और कई बार तो क्रेडिबिलिटी पे भी सवाल उठते हैं। आपने देखा होगा काफ़ी बार जो रेटिंग एजेंसीज हैं उनकी क्रेडिबिलिटी पे भी सवाल उठते हैं। खैर वो सब बातें छोड़िए। ये जो हैप्पीनेस रिपोर्ट है वो जारी की जाती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क के द्वारा में, SDSN। ये ग्लोबल इनिशिएटिव है और यूएन का पार्ट है, यूएन का पार्ट है, ये याद रखिएगा।
आगे क्या है, आगे तो देखिए थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है। ये है RCEP जो हमने पहले डिस्कस किया था, नेगोशिएशन चल रहे हैं इसके बारे में। इसमें 16 देश हैं, 10 तो एशियन कंट्रीज हैं और बचे हुए 6 देश ये हैं, इंडिया, साउथ कोरिया, जापान, चाइना, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ताइवान और हांगकांग। ये तो थोड़े ऑटोनोमस कंट्रीज हैं, फुल फ्लैश कंट्रीज ये नहीं हैं। तो देखिए ये IR के कुछ आर्टिकल्स थे, इसके अलावा भी हम देखेंगे IR के जो बचे हुए आर्टिकल्स कुछ बच गए होंगे तो हम उनको भी डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल आप जो मैपिंग हम डिस्कस करेंगे वो फेसबुक पेज पे डिस्कस करेंगे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। और इस डिस्कशन में बस इतना ही। सोसाइटी और मैपिंग हम जल्द ही डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।